प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन और इसराइल के हल के लिए एक 20 निकाती फार्मूला पेश किया है और इसकी हिमायत करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात भी की, उनसे रब्ता भी किया। उनको इस अपने जो अमन का एक सलूशन उनके जहन में मौजूद है उस पर कन्विंस करने की कोशिश भी की। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर एंडोर्स किया है, इसकी हिमायत का ऐलान किया है और वो समझते हैं कि ऐसा करने से खत्े में अमन आएगा, एक जंग का खात्मा होगा, वहाँ पर दोबारा से रिहेबिलिटेट करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समझते हैं कि वहाँ के लोगों को अमन नसीब होगा। लेकिन इस 20 निकाती फार्मूले को देखते हुए बहुत सारे लोग डाउट्स में भी हैं और उनके डाउट्स ये हैं कि हमास का खात्मा या हमास को बिल्कुल बेख्तियार करने, लाताल्लुक़ करने को गारंटी करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद फिर मामला जो हैं वो यानी जो बाउंड्रीज़ हैं उसका तयन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मामला इसराइल के हाथ में चले जाएंगे। इसराइल को अपने अज़ाइम की से रोकथाम जो है उसको कौन यकीनी बनाएगा। इसी तरह से अगर इसराइल के जो वो लोग जो हमास के कब्ज़े में हैं अगर वो वापस से हो जाते हैं, उसके बाद कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि कोई और बहाना बनाकर दोबारा से इसराइल हमलावर ना हो। तो बहुत सारे इसमें शुकुक व शुबहात भी हैं। लेकिन मजमूई तौर पर क्या ये एक ऐसा फार्मूला है जो खत्ते में अमन लेकर आएगा और फ़लस्तीनियों को एक तवील जंग से निजात मिलेगी और वहाँ पर दोबारा से तामीर नौ होगी, दोबारा से हस्पताल खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे और क्या वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में अमन आ जाएगा। तो इसके दो पहलू हैं जिस पर इस वक्त डिबेट हो रही है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, खुश आमदीद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जमील अहमद खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये 20 निकाती फार्मूला जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इंडोर्स किया है? मारूजाती हालात में ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, कोई 65,600 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे ही हम सारों को पता है। जो वहाँ रेत का ढेर बन गया है, राख वहाँ हर जगह नज़र आ रही है, बिल्डिंगें जली हुई हैं, गिरी हुई हैं, मुनदम हो गई हैं, 80% बिल्डिंग्स वजूद से ख़त्म हो गई हैं। अब हम आज भी बिल्डिंगों को बारूद लगा के गिराया जा रहा था। तो इन तमाम चीज़ों का अगर अहाता करें तो मैं कहूँगा कि गोके ये मुनसिफाना नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ मुनसिफाना नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो इंटरनेशनल कानून है, उसकी कुछ खिलाफ वर्जी हुई है इस पूरे 20 नुकाती प्रोग्राम में। लेकिन चलें, वो पहले भी इसराइल नहीं मानता था, पहले भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। और उसकी अगर हमारे लोगों की जानें बच जाती हैं और वहाँ जंगबंदी हो जाती है फ़िलहाल, जब तक कि, और फिर एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो जो ग्रेटर इज़राइल बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था, कम से कम उसको ब्रेक तो लगेगी। तो लिहाजा एक बात तो तय है कि इंटरनेशनल लीगल फ्रेम में वर्क में इसको नुक्ताचीनी की जा सकती है, लेकिन मौजूदा मारूजाती और माहौलियाती हालात में, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं हमारे, उसमें इसके अलावा कोई और चारा चॉइस नहीं थी। और क्योंकि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी तो ये बात मैं कहता हूँ कि ये मुनसिफाना नहीं मगर मुदब्बराना ज़रूर है। और मुदब्बराना माहौल बनाने में पाकिस्तान का किरदार भी है। और इसकी गम्माज़ी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कि पाकिस्तान एक स्टेबलाइज़र के तौर पर जो है वो है, मुल्क बना है, मुल्क काम कर रहा है। और साथ में ये सारी की सारी वफाकियत और अहमियत क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने अपने ज़ोर बाजू दिखलाया, अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। जब इंडिया ने ये 4-5 रोज़ का खिलवाड़ करने की कोशिश की तो पता हुआ, उनको पता पड़ गया कि दांत कैसे कटे हुए और किस तरह हजीमत हुई। ये पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो गया इंडिया। जब इंडिया जो कि चौधरी कहलाता था और कहता था कि हम 8 गुना ज़्यादा ताकत हैं, दुनिया ने देखा, क़ुव्वत बढ़ी, वाइट हाउस में इसकी वेव्स गई और वाइट हाउस को पता पड़ा कि इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ा अगर कोई अस्करी लिहाज से मुसलमानों में अगर कोई मुल्क है तो पाकिस्तान है। और कवी मुल्क है, उसका इन्फ्लुएंस भी है,
मशरिक वस्ता में और ख़ास तौर पे गल्फ में। ईरान भी उसका पड़ोसी है और ईरान से भी ताल्लुकात बेहतर हैं, क्योंकि हमारे जो कॉमन ग्राउंड्स हैं वो जी तो जारी व सारी हैं हमारी कम्युनिटी के लिहाज से। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखते हुए फिर सोचा जाए कि क्या ये सही है। अब इसके 3-4 मैं चीदा पॉइंट बता देता हूँ, बाकी तो 17 पॉइंट 16 पॉइंट पता है सारों को। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई है। जी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि नेतन्याहू 11 सितंबर तक हर रोज ये कहते थे कि जी कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी और गाजा से लोगों को निकलना होगा, गाजा से इसको दूसरे ममालिक इसको एक्सेप्ट करें। अब वो कहते हैं कि नहीं, गाजा से किसी को फोर्स्ड एक्सपेल्शन नहीं की जाएगी, जो कि ओरिजिनल प्लान था उनका के। और इसके बारे में राइट विंग जो इजराइल में है उन्होंने इस पर इतराज भी किया कि गजा को खाली कराते हम कब्जा करते। वो तो बिल्कुल दांत तेज किए बैठे थे, ये नहीं होगा। दूसरी चीज कि जो वहाँ फ़लस्तीन की रियासत के तौर पर उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि जो भी इस 20 नुकात हैं जब ये मुकम्मल होंगे, तकमील को पहुंचेंगे, तो फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। और नेतन्याहू 11 सितंबर को जब वेस्ट बैंक में एक इनॉग्रेशन कर रहे थे नई आबादी बसाने के लिए 334 घरों की, तो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, आउट ऑफ क्वेश्चन कि फ़लस्तीन कोई स्टेट हो, ये सारे का सारा इजराइल है। तो अब उसके बाद ये तब्दीली तो आई ना, वो क्यों आई ये लेकिन तब्दीली? जमील साहब, अभी ये तो उन्होंने अभी भी वजाहत में कहा है कि वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने की बात नहीं कर रहे। और उन्होंने वजाहत कर दी अपने उन लोगों को जो उनके इंतहा पसंद है या उनके सख्त एक मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं, मैं तो उनको तो वो कह रहे 20 हैं कि भाई नुकात की ये बात कर फार्मूला रहा एक हूँ अमन का आर्जी असद फार्मूला है, इसका मतलब ये नहीं असद है कि हम साहब। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। मैं तो 20 नुकात में से 19वां पॉइंट पढ़ लें, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो कि इतने जी ममालिक ने मिलके एग्री किया है। अब वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जी जी नेतन्याहू जाहिर है बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसने अपनी जी कोलिजन गवर्नमेंट को भी बरकरार रखना है। तो वहां जाके जो भी कहे 19वां नंबर नुक्ता उसका पढ़ लें, जो 20 में से जो है आखिरी लास्ट बट सही। वन, उसमें दिया हुआ है कि क्या करना है। और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये बेहतर है। उसके अलावा जी बड़ी कलीदी पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमास को बिल्कुल तो आप समझते हैं, आपने बड़ा अच्छा मिलिट्री जुमला कहा जमील साहब, आपने कहा कि ये शायद मुनसिफाना हल नहीं है लेकिन ये मुदब्बिराना मुद्दे हल है। है। तो ये जी बात तो दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन इसमें चूंकि लोगों के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ना, मैं अगर आप इजाज़त दें तो ब्रिगेडियर साहब के सामने रख देता हूँ सवाल। ब्रिगेडियर साहब, आप इसमें एक नुकता यह है कि गजा में एक टेक्नोक्रेट गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी की आर्जी अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जो गजा में अवामी खदमात और बलदियाती इदारे चलाएगी कि जलाने की जिम्मेदार होगी। ये कमेटी अहल फ़लस्तीनियों और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी की निगरानी एक नया बैनुल अक़वामी अबूरी इदारा बोर्ड ऑफ पीस करेगा जिसकी सरबराही सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इस बोर्ड में बरतानिया के साबिक वज़ीर टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे, जबकि दीगर अरकान, और इसमें भी एक फार्मूला है। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये और उस वक्त तक ये फंड्स को संभालेगा जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी गजा का मौसर तरीके से कंट्रोल संभालने में संभाल नहीं लेती। यानी इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक बोर्ड बना दिया जाएगा जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे होंगे और उसमें दुनिया भर के कुछ टेक्नोक्रेट्स को शामिल कर दिया जाएगा। यानी बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए निज़ाम आप कोई ऐसी हुकूमत बनाएगी जिसे हम कठपुतली हुकूमत भी कह सकते हैं या कठपुतली इंतजामिया भी कह सकते हैं। तो फ़लस्तीनियों को कब उनका इख्तियार वापस मिलेगा इसका कोई तयन नहीं किया गया टाइमलाइन का। सर देखें, बात यह है कि जो हालात थे, जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म बर्बरियत हो रहा था और 70-80 हज़ार के करीब मर चुके हैं और तकरीबन 20-25-30 हज़ार लोग अभी भी डेब्रिज में दबे हुए हैं और जो जख्मी हैं उनकी आप लाखों में तादाद कर लें। और जो उसके डिज़ाइन थे आपके सामने, वो कहते मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से निकालूंगा इनको, चाहे जॉर्डन जाएं, इजिप्ट जाएं, अफ्रीका जाएं, जहाँ जाएं, दे विल नॉट हैव प्लेस इन गाज़ा एंड अल्टीमेटली वांट टू गो टू वेस्ट बैंक आल्सो। तो आई थिंक ये टाइम से पाकिस्तान ने बात ठीक की है कि जो हालात के अंदर देखते हुए दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, ताकि कम अज़ कम जो इमीडिएट अट्रॉसिटीज़ हैं वो बंद हो जाएं और जो पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी जो है वो वहाँ पर अपना काम करे, जो वहाँ के लोकल अपने लोग हैं वो अपने लोगों का ख्याल करेगी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी। वो भी आई एम श्योर कि इस्लामिक ममालिकत से होगी। लेकिन ये जो पीस का बोर्ड बना है, ये जाहिर है कि देखें, एक ट्रंप को अपने प्रेसिडेंट बना दिया है, एटलीस्ट असिस्टेंट जो होता वो आपका अरब ममालिक से या किसी इस्लामिक ममालिक से होता, ताकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता वहाँ के लोगों के साथ, पैलेस्टीनियन के साथ, हमास के साथ निगोशिएट करने के लिए
गाजा के लोगों के साथ जो जुल्म पर उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, डोनर्स के साथ बातचीत करने के लिए, वो भी नहीं है। क्योंकि देखें टोनी ब्लेयर को आपको पता ही कि ये ही वाज अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, अगेंस्ट मुस्लिम। आपके सामने उसने इराक में वेपन द मैप डिस्ट्रक्शन की बात की थी, वहाँ कोई नहीं निकले थे, और ला के उनको बिठा देना ये एक ऑब्जेक्शनेबल। लेकिन और फिर ये 5 साल के लिए तकरीबन, जो उसके दौरान में दे विल सी कि कितनी जल्दी हमास को डिसम करते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे ये इजरायली के लिए हमने यहाँ से विदड्रॉ कर दिया अपने ट्रुप्स को। और 72 आवर्स में उन्होंने बात की कि इजरायली कैदी वापस होंगे, ये नहीं कि उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टीन कैदी वापस होंगे। हालांकि होना तो चाहिए ना कि अगर आप जो जितने भी 50 से 52 मरे हुए या जिंदा कैदी वापस करें इसराइल के, दैट इज द सेम टाइम पर आप पैलेस्टीन भी जो डेड हैं या दूसरे लोग हैं उनको भी वापस करें। तो ये तो एक वो, अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ जुल्म है इसके लिए इससे अच्छा मुतबनी, और ये तमाम शामिल ममालिक ने जो 8-9 का नाम लिया गया है, पाकिस्तान का भी स्पेशली नाम लिया गया है, पाकिस्तान की एफर्ट को सराहा भी किया, और वाकई बड़ी जिस तरीके से पाकिस्तान ने मेरे पैलेस्टीन का साथ दिया है वो किसी और मुल्क ने नहीं दिया। तो ये उस वक्त ये बात की जा रही है। अब उसमें ये है कि अगर ये ना करते, जो अल्ट्रा राइट फार राइट हैं ये इजरायलीज, इस तरह हमास है, अगर ये फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती और फिर रहा था जो कसर वो बाकी निकल जाती, तो उन्होंने दे न्यू के दे आर इन फिक्स, तो इसलिए उन्होंने अपनी कंडीशन रखी है और उन्होंने अनाउंस भी हमास के एग्रीमेंट से पहले इसको अनाउंस कर दिया। हालांकि प्रिंसिपली ये एग्रीमेंट अनाउंस होना चाहिए जब हमास एग्री कर ले, दोनों पार्टियों में एक्सेप्ट हो जाए, देन इट शुड हैव बीन पब्लिक। वो भी नहीं किया। लेकिन इसमें अभी भी बहुत फवायद ये हैं कि कम अज़ कम आप इसके अंदर आपके इस्लामिक ममालिक जो आप बात करें कतर की, सऊदी अरब की और एक दो और ममालिक जो उसको फंडिंग करेंगे। हालांकि प्रिंसिपली इसको यूनाइटेड नेशन को इसको सारा फंड करना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन को इस पर सपोर्ट, बजाय इसके कि आप अरब ममालिक ने इसमें कौन सा वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया कि आप उनके ऊपर जिम्मेदारी सारी डाल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा फंडिंग इन्हीं से कराएंगे। होना तो ये चाहिए यूनाइटेड नेशन में सब डोनर्स आते हैं, सब आके अपना हिस्सा डालते हैं कि जहाँ एक मुल्क को तबाह किया इसराइल ने, अमेरिका जो कितना पैसा देता है वो इधर को डाइवर्ट किया जाता। लेकिन इस वक्त इन हालात सही में है। देखा जाए लेकिन इसमें सर इसमें जाहिर है कुछ पॉजिटिव पहलू हैं इसके ब्रिगेड साहब, लेकिन इसमें एक जो प्रो पैलेस्टीन माइंड्स रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सारा मंसूबा, ये उनका शक है कि ये सारा मंसूबा इजरायली यरगमालियों को रिहा कराने के लिए बनाया गया है, और जैसे ही अमेरिका और इसराइल इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं कि वो अपने इसराइली जो यरगमाली हैं उनको निकाल लेते हैं, तो उसके बाद वो कोई भी बहाना बनाकर इस मुआहदे से मुकर सकते हैं। सवाल इसमें ये पैदा होता है कि वो लोग जो सारे गारंटर्स बन रहे हैं, क्या वो उस वक्त जब इसराइल या अमेरिका पीछे हट जाएंगे इस मुआहदे से, तो क्या वो उनको मना सकेंगे या उनको कायल कर सकेंगे? नहीं, देखें इसमें जो है ट्रम्प ने कहा इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी दैट इजराइल विल ऑनर ऑल दिस, जो अकॉर्ड होगा उसमें वो ही विल गारंटी देंगे। और उसके साथ सेकंड ये भी है कि देखें उन्होंने एक जो इजराइल ने सबसे बड़ी जो इसमें एक कंडीशन रखी है ना वो ये रखी है पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करने के लिए कि अब्राहम अकॉर्ड को अगर और बढ़ाया जाता है और ममालिक इसको एक्सेप्ट करते हैं इसराइल को, देन दे विल कंसिडर कि गाजा को और ये वेस्ट को मिला के पैलेस्टाइन स्टेट बना दे। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन की करारदाद के खिलाफ भी है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब कहते हैं, अरब वाले कहते हैं, वो भी खिलाफ है कि जी आप पहले सारे 1967 के इलाके वापस करें एंड दैट इज अ पैलेस्टाइन स्टेट होनी चाहिए, और कुछ जो शरीफ जो है वहाँ का दारुल खिलाफा होना चाहिए। वो मेरे ख्याल में अब पॉसिबल नहीं, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको अगर अरब ममालिक इस्लामिक ममालिक को यूनिट कहीं ना कहीं अपनी जंग बंद हो जाए, हालात ठीक हो जाए, देन आई थिंक दे नीड टू स्टैंड यूनाइटेड और फिर एक दफ़ा दोबारा बात करें कि जी इसके बाद ये जो कंडीशन थी अब इजराइल वापस करे इलाके, जब भी पैलेस्टीन स्टेट होनी है, अगर आपने हमास को डिसम भी कर लिया ठीक है टाइम, जब उस वक्त हमास का काम नहीं रहता। फिर देखें जब आपकी ट्रेंड आपकी पैलेस्टीनियन को स्टेट को आप ट्रेन करते हैं, उनके फौजियों को ट्रेन कर देते हैं, उनके ऑफिसर को ट्रेन कर देते हैं, पाकिस्तान के डू दी जॉब, हम ऑफिसर ट्रेन कर देंगे, हमारे लोग जाके उनके ट्रुप्स को ट्रेन कर देंगे, जब वो प्रॉपर फौज बनेगी। देखें इस वक्त ये जंग तो नहीं है ना, जंग तो होती तो फौजियों के दरमियान, फौजों के दरमियान, फौज तो वहाँ पर है ही नहीं,
तो कौन सी जंगबंदी की बात होती है? इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये जब फॉल ट्रूप्स वहाँ बन जाएगी, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगी, दैट इज द टाइम इजराइल विल हैव टू देन डिसाइड कि अब इन्होंने पैलेस्टाइन स्टेट को कैसे एक्सेप्ट करना है और उसके लिए कौन कौन से इलाके इसमें शामिल किए जाएंगे। दैट इज द टाइम अरब ममालिक शामिल को दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन कि मैक्सिमम एरिया 1967 वाला वो वापस किया जाए जितना हो सकता है। आई एम श्योर कि पर साल तो कभी भी नहीं होगा, कम से कम इतना तो कि इनकी टेरिटोरियल बाउंड्री सेफ तो हो सकें, अपने को प्रोटेक्ट तो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मोडालिटीज आएंगी। बट आई थिंक एक बात है कि जो जुल्म हो रहा था इंतहा से ज़्यादा, और ये जो सिविलाइज नेशन, ये यूरोप की बात करते हैं ना, ये दुनिया ने दोगला रुख देख लिया कि कोई इंसानी हकूक नहीं है, कोई एमनेस्टी नहीं है, कोई महजब दुनिया नहीं है, एक ही है नेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, और अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है उसके साथ अब इनको। अमेरिकन प्रेसिडेंट एक ही बात की, हर दफ़ा एक बात की कि मैं कैदी कैसे वापस आएंगे इसराइल के, बट ही वर नॉट वरीड कि बाकी कैदी कैसे वापस आएंगे। सही है, सही है। लेकिन सर इसमें अब दो तीन चीज़ें और जो इस माहिदे को या ये जो 20 पॉइंट्स एजेंडा है इसको पढ़ने के बाद सामने आती हैं। उसमें जमील साहब, एक तो ये है कि इजरायली अफवाज ने इनखला करना है, लेकिन उनकी कोई डेडलाइन क्या आपको समझ आती है कि क्या डेडलाइन है मरहलावार इनखला की, और बाउंड्री कौन सी है, यानी कहाँ तक इसराइल जाने पर पाबंद होगा? और चूंकि इसमें तो ये इसका लाजमी हिस्सा है कि हमास को आप जो है वो बेदखल कर रहे हैं इस सारे मामले से, तो और वो तभी हिस्सा बन सकते हैं फ़लस्तीन का में आके, या रह सकते हैं जब तक वो एक पीसफुल तरीके से यानी सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो ऐसे में कोई चीज़ आपके ख्याल में इंश्योर करती है कि वो वापस अपनी बाउंड्री पर चले जाएंगे, और वो बाउंड्री कौन सी होगी, और वो फ़लस्तीनी इलाकों में कदम नहीं रखेंगे? क्या ये चीज़ इंश्योर होती हुई दिखाई दे रही है हमें? देखिए ज़रा हकीकत मंदाना इसका व्यू ले लेते हैं। हकीकत मंदाना व्यू ये है कि हमास को पहले वो कह रहे थे कि हम टोटल इनको एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म कर देंगे, इनको नीस्तो नाबूद कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनको एमनेस्टी दे देंगे। फ़ायदे पहले बता रहा हूँ, फिर इसका एमनेस्टी दे देंगे और उनको सेफ कॉरिडोर के लिए हमास ने जो 72 घंटे लिए हैं, वो मजीद चाहता होगा कि उसकी सिक्योरिटी का, जब वो एग्जिट करे तो उसको सिक्योरिटी गारंटी कर दी जाए। तो लिहाजा पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, विड्रॉल की आपने बात की फोर्सेस की कि वो विड्रॉल करेंगे, उन्होंने सारे कंडीशंस बता दी, उसमें कोई लपटी तो रखी नहीं है। उन्होंने कहा कि जी इजराइल को जब फ़लस्तीन को जो स्टेट हम तस्लीम करेंगे, जब हमने अपना मौक़िफ़ चेंज किया है इजराइल ने कि स्टेट तस्लीम करने को तैयार हैं, तो ये कंडीशंस उन्होंने सख्त रखी हैं। अब वो कंडीशंस कहाँ तक, कौन सी कंडीशंस हैं वो, कि जी आप रेडिकलाइज भी करेंगे लोगों को, और कभी भी गज़ा इजराइल के लिए थ्रेट नहीं रहेगा। न सिर्फ गज़ा बल्कि दूसरे ममालिक भी। याद रहे कि 7 ममालिकों पर पहले हमला वो कर चुके थे, इसीलिए कि उनको उससे ख़तरा महसूस होता है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो रही है, जिसको कि एक तो बोर्ड उसको ओवरसाइट करेगा, और बाकी टेक्नोक्रेट्स की आपने बात कर ली है फ़लस्तीनियों में से, और वर्ल्ड बैंक को कहा गया है कि भाई आप इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें। रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाहिर है पेट्रो डॉलर से मालामाल जो कंट्रीज हैं, उनको कहा गया कि भाई अब आप ये आ रहे हो बीच में तो इसको भी करो, और उनका फ़र्ज भी बनता है। ये तो आपके OIC के अपने चार्टर में दिया हुआ है पैराग्राफ 7 में कि फ़लस्तीनियों का हमने साथ भी देना है, और जाहिर है साथ देने का मतलब है कि जब उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया है तो वो साथ देंगे। अब तो वो उनको इस चीज़ का इदराक है अमेरिकन को और इजरायली को कि उन्होंने तबाही तो मचा दी, लेकिन आपके OIC के चार्टर में ये दिया हुआ है, उसके मुताबिक कर ले आप। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मामला, मैंने दोबारा ये मैं अर्ज करूं आपके नाजरीन के लिए कि इसमें अब सिक्योरिटी काउंसिल का रोल ख़त्म, इसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल ख़त्म, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हद तक इजाज़त दी है, जिसका मतलब ये है कि अनरवा कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम कर लेगा, और कुछ रेड क्रॉस, इसको नाम दिया गया है कि भाई ये 2 एजेंसी कर सकती हैं। लेकिन वो अमन फोर्स की बात नहीं की है कि यूनाइटेड नेशंस करेगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस अमन फोर्स करती है तो फिर उसका कंट्रोल आ जाता है अंडर सेक्रेटरी जनरल पॉलिटिकल, और अंडर सेक्रेटरी जनरल जो वहाँ का है या सेक्रेटरी जनरल का कंट्रोल आ जाता है, और UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करती है। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाकिद थे अपनी इस तकरीर के दौरान जो उन्होंने जनरल असेंबली में की, उन्होंने बताया कि ये फजूल है यूनाइटेड नेशंस, इसका तो एस्केलेटर भी काम नहीं करता है, प्रॉम्प्टर भी काम नहीं करता है, करप्ट है। ये उन्होंने कल भी बात कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूनाइटेड नेशंस तो करप्ट है।
अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जी चेयर इसको मैं खुद करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं करूंगा क्योंकि ये एक बहुत बहुत बड़ा काम है और इस काम को मैं करना चाहता हूँ। हकीकत में काफ़ी बड़ा काम है ये, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के मावनत से, और सही है। पाकिस्तान को इसमें क्यों, खुद भी पाकिस्तान पैटर्न मेंबर है ओआईसी का। पाकिस्तान के दिल में दर्द है, पाकिस्तान की आवाज़ बहुत गूंजदार आवाज़ थी फ़लस्तीनियों के लिए। पाकिस्तान ने भी तो हिकमत अमली से काम लेना है ना, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड। अगर ये न करते तो आप फना करवा देते पूरे फ़लस्तीनियों को। और हमास का तो उन्होंने पहले से अब 20,000 हमास को मेंबर्स को उन्होंने कत्ल कर दिया है और शहीद कर दिया है। बाकी जो बचे खुचे थे उनको कितने दिन लगने थे, उनको बिल्कुल जी टैंक उधर पड़े हुए हैं, डिविजनल सही है। लेकिन इसमें भी इस हमास के बाद से जमील साहब एक पॉइंट जो शामिल किया गया ना, अगर जी जमील साहब, इसमें ये कहा गया जी कि जी तमाम यरगमारियों की वापसी के बाद हमास के वो अरकान जो पुरान बकाए वामी का वादा करेंगे और अपने हथियार डाल देंगे, उन्हें आम माफी होगी। और ये इंपॉर्टेंट है कि हमास के वो अरकान जो गजा से जाना चाहें, उन्हें उन ममालिक तक महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा जो उन्हें वसूल करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन मसला यह है कि हमास की लीडरशिप को तो ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाया गया है, कभी दोहा में, कभी ईरान में। तो जब ढूंढ ढूंढ के लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो अब कैसे हमास की लीडरशिप को आप जाने देंगे, महफूज रास्ता देंगे? ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है आपके ख्याल में? कॉन्ट्राडिक्टरी हो नहीं सकती। आप देखें कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर उस बोर्ड की सरबराही कर रहा है, और इसमें मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक की कितने सरबराहान हैं जिन्होंने इस पर डेलिब्रेशन की, जिन्होंने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। जाहिर उनकी गारंटी भी है, हमास बेवकूफ़ तो नहीं है, उसको ये गारंटी ये अच्छा। ममालिक देंगे तो वहाँ, और सेफ पैसेज के तौर पर उनको कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी। इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, जॉर्डन की होगी, सऊदी अरब और हमारे जैसे मुल्कों की भी शायद ज़रूरत पड़ जाए वहाँ, ताकि उनको सेफ कॉरिडोर दिया जाए। गारंटर के तौर पर तो कम अज़ कम वहाँ किसी ने खड़ा होना होगा। तो हमास इसीलिए 72 घंटे ले रहा है, और क्यों हमास 72 घंटे लेता? तो ये चीज़ पहले तो बात समझ आ सकती थी कि अगर ये दो तरफा सीज फायर होता, या अगर जैसे पहले 3 फेज सीज फायर की बात हुई थी और जो बाद में 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो गई, तो वो उस किस्म की बात होती। तो क्योंकि अब ये नेगोशिएटेड है, वेल डेलिब्रेटेड है, वेल कंसल्टेड है, तो इसमें चांसेस बहुत कम है अभी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अब बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो इस दफ़ा फिर जो फिनिशिंग काम है, फिनिशिंग वर्क है, वो नेतन्याहू ने करना होगा, उसको इजाज़त होगी और मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट तो खैर पहले भी थी। 10,000 1 मिलियन पाउंड बम और बारूद तो मार दिया है गजा पर। अब उसके बाद ईंटें ही रह गई, उन ईंटों को दोबारा तोड़े, वो बिल्डिंगों की ईंटें जो हैं, या मलबा जो है उसको दोबारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका एक सवाल में जमील साहब रखना चाहता हूँ जरा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। ब्रिगेडियर साहब, आपकी राय में जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान जाहिर है अब एक तरह से इस प्रोसेस का हिस्सा बन गया, शहबाज शरीफ साहब ने इसे इंडोर्स भी कर दिया, और जाहिर है ये नेक नीयती से किया गया होगा। समझते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी समझती होगी उन ममालिक की तरह जो चाहते हैं कि बहरहाल बहुत तबाही हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं, चले उन्हें इमदाद मिलेगी, चले उन्हें कुछ रास्ता मिलेगा, चाहे चले वहाँ पर दोबारा से तामीराती काम होगा। ये इंटेंशन यकीनन रही होगी। लेकिन पाकिस्तान क्या आपके ख्याल में अमेरिका की बात मान के कुछ अपने लिए भी देख रहा है इस सारे अमल में, या खालिसतन बस ये फ़लस्तीनियों की एक कोशिश है और इसीलिए अमेरिका की पूरी बात मानी गई है? इट इज ओनली इंटरेस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस का, और जबकि आपके सामने बाकी अरब ममालिक जो हैं वो तमाम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन पाकिस्तान कांट बी स्टैंडिंग ऑड आउट ऑफ दिस कंट्रीज। तो दैट इज द पर्पस। हाँ, कुछ ना कुछ इसमें जरूर निकात ठीक भी करवाए होंगे इस्लामिक कंट्रीज ने, और मकसद यही है कि कम अज कम फॉर द टाइमिंग 5 साल या 4 साल के लिए तो कम अज कम इसको देखा जाए। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है इसका क्या रोल है, फिर ये बोर्ड पीस का बनाया गया है इसका क्या रोल है, ये कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और फिर इस दौरान में इस्लामिक ममालिक को चाहिए कि अपने आप को ज़्यादा यूनाइट कर लें, अपने आप को ज़्यादा इकट्ठा करें और दुनिया को बताएं कि नाउ इस्लामिक कंट्रीज आर टुगेदर। उसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की बात करें, आप कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट कर लें, आप कहीं ना कहीं हार्डवेयर की, आप जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक एड लेकर आता है उससे हम इंडिजिनस वेपन प्रोडक्शन का काम करते हैं। J-17 J-10 हम पहले ही कर रहे हैं,
उसको एक्सपांड करते हैं। हमारे पास जी हमारे पास खालिद टैंक जो हम बना रहे हैं इसको और बेहतर करते हैं। आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को हम और एक्सपेंड करते हैं ताकि आप अपने ऊपर लाए जा सके। आज अपने आपने देखा कि फतेह 4 जो हमने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है उस वो 750 किलोमीटर तक फायर कर, जो कि हमने फतेह 2 फायर किया था मार्क में, उसने उनका हशर कर दिया। तो ये तो बहुत लीथल वेपन है और ये एवानिक्स इसकी अच्छी है। ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को डिसीव कर सकता है कि कैन कैरी ऑल द कन्वेंशनल वेपन ले जा सकता है, स्ट्रेटेजिक वेपन ले जा सकता है। तो ये चीजों को आप अगर इम्प्रूव करें और इसके साथ ये ममालिक मिल जाएगा तो देन इट विल कम वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रेकन विद, और फोर्स मल्टीप्लाई तौर पर इस्तेमाल होगी। देन यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स टू अमेरिकन एंड यूरोपियन यूनियंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जमील अहमद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। मरियम नवाज साहबा ताक के निशाने लगा रही हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इसका न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जवाब दिया है, असम्बली के फ्लोर पर जवाब दिया है, आज एहतजाजन बॉयकॉट भी किया है। मरियम नवाज क्या जवाब दे रही हैं उन इल्ज़ामात का जो पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए गए थे, और उसके बाद जो है वो ताल्लुकात की खराबी दिखाई दे रही है, या फिर मरियम नवाज साहिबा एक खास मकसद के तहत या पंजाब हुकूमत एक खास मकसद के तहत पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को निशाने पर ले रही है, या बस ये हीट ऑफ द मोमेंट है। इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान खासा तनाव दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि दोनों इत्तेहादी हैं इस वक्त, और कौमी असम्बली में अभी तक बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन बॉयकॉट किया है, और शहरी रहमान साहबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें फिर इस तरह से अलायंस में बैठने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन मरियम साहबा अपनी तकरीर में जो बातें बार बार हाईलाइट कर रही हैं, ज़रा एक मरतबा फिर मैं वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि इसका जवाब लिया जा सके। मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि मुझ पर एक तनकीद तो ये है कि मैं आईएमएफ के मैं हाथ क्यों नहीं फैला रही हूँ सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अपने वसाइल हैं, मैं क्यों हाथ फैलाऊँ, हम क्यों हाथ फैलाएं लोगों के सामने। दूसरा एतराज़ उनका यह था कि बिजली के बिलों में रिलीफ मैंने दिया तो इन्होंने जाके आईएमएफ को शिकायतें की। तीसरा वो कहते हैं कि जी अपने पानी से हम नहरें निकाल रहे थे, कोई पानी चोरी तो नहीं कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी पर ये 3 तनकीद या 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल तनकीद उन्होंने की है। मेरे साथ शैला रजा साहबा मौजूद हैं, एमएनए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। शैला साहबा खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एमएनए हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब आपको भी खुशामदीद। शैला साहबा 3 बातें की हैं जो मैंने आपको अभी गुफ्तगू सुनवाई, उसमें मरियम साहबा ने, अगर आप इसी तरतीब से जवाब दे दें पहले, तो फिर हम आगे चलते हैं। एक तो ये कि तनकीद आप ये कर रहे हैं कि हम हाथ क्यों नहीं फैला रहे, तो क्यों हाथ फैलाएं। दूसरा, बिजली के बिलों में रिलीफ पर आपने आईएमएफ को शिकायत क्यों की और माइंड क्यों किया और क्यों कहा कि ये गलत हो रहा है। और तीसरा, आपने पानी पर सियासत की है जबकि उनका अपना पानी, अपने पैसे, अपना सूबा, आपको क्या मसला है। तीनों का जवाब दीजिएगा। आईएमएफ के पास हम तो नहीं जा रहे ना, आईएमएफ के पास जा रहे हैं आपके वजीर खजाना। उसमें अगर गुंजाइश नहीं थी कि आप रिलीफ दें तो आपने क्यों दी। हमारे कहने पे तो आईएमएफ नहीं कर रहा ना। ये किस किस्म का इल्जाम है। लेकिन मैं आज सारे इल्जामात का जवाब इस रोशनी में देख भी रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं थी और मैं चली जाती थी, लेकिन अब मैं सीख गई हूँ। अब वो नहीं सीखी, इसीलिए आजम नजीर तारड़ के ये कहने के बावजूद कि सियासत में ऊंच नीच हो जाती है, हम नहीं समझते कि वो सियासत कर रही हैं। वो अपनी नाहली पे पर्दा डालने के लिए सूबाई कार्ड खेल रही हैं और बहुत भोंडे तरीके से खेल रही हैं। अगर वो सियासत करती तो उन्हें मालूम होता कि ये नहीं, आपकी हुकूमत जरूर होती है किसी सूबे में, लेकिन अवाम पे सबका हक। अवाम हमारे होते हैं, हम सब अवाम एक दूसरे के होते हैं। कल जब केपी में बुनेर और सवात में सबसे पहले सिंध के ट्रक पहुंचे राशन लेकर, जीबी में सबसे पहले हमने मदद भेजी, चेयरमैन इधर आए। देखिए जी, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन में फर्क होता है। रेस्क्यू में BISP पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक प्रोग्राम है जिसका बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें बेनिफिशरी हैं। आपसे डेटा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, आपसे ये, और आपसे तो कहा ही नहीं गया फेडरल प्रोग्राम है, ये फेडरल मिनिस्ट्री, आपसे तो कहा ही नहीं गया, आप गवर्नमेंट से कहा जा रहा है। और ये जो BISP है, ये रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो देखती हैं, तो ये उनसे कहा जा रहा है कि अगर पहले मरहले पे
रिलीफ के तौर पर कुछ अमाउंट इन्हें दे दिया जाए तो वो पुअरेस्ट इन पुअर जो कि इन एरियाज में शिकार हुए हैं, उनके पास कैश नहीं होता तो उनको ये चीज मिल जाती है। क्योंकि हमने बहुत सीखा, हमारे यहाँ 2010 में फ्लड आया, 11 में सुपर रेन, और फिर अभी तीसरा ये फ्लड आया था हमारे पास। तो इन सब चीजों से इंसान सीखता है, और हमने भी गलतियां की, उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा। तो अगर हम ये कह रहे हैं, आपको भी हमने टेंट से लेके जो हमारे पास था वो दिया, और हम अपने तैयारी की, तो हम आपसे ये कह ही नहीं रहे कि बस सेब से इतनी लाशें निकल रही हैं। एक मोटरवे जिसको आप कह रही हैं कि हमने बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया, तो भाई वो फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है ये, उसको और किसी ने नहीं बनाया, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो भी टोटे टोटे हो गया। तो अभी तक आप वहां से पानी नहीं निकाल सके। लेकिन वो मरियम साहबा ये कह रही है ना कि ये 10,000 रुपए से लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। 10,000 नहीं है, 10,000 रुपए से कुछ नहीं होगा, मैं तो 10 लाख रुपए देना चाहती हूँ। तो आप इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं कि बीएसपी के थ्रू ही हो, अगर वो किसी भी और सिस्टम के तहत इमदाद करते हैं तो? देखिए 10 लाख वो देंगे रिहेबिलिटेशन में, मैं बात कर रही हूँ पहली रेस्क्यू के बाद फर्स्ट रिलीफ। और हम ये हम उनसे कब कह रहे हैं यार, हम तो कह रहे हैं अपने रुबीना खालिद से कि इसके तहत जो है वो इस डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है, पता चल जाएगा कि फ्लड एरियाज में कितने मोस्ट अफेक्टेड, एक तो हैं अफेक्टेड, एक हैं कि जो इंतहाई गरीब पहले ही थे, उनके पास एक पाई भी नहीं है, तो उन तक ये चीज अगर चली जाए। हमने तो जब क्वारंटाइन किया था पूरे सूबे को, जब भी हमने इसके जरिए 25,000 इस फ्लड में दिए थे, सेकंड ये जो 2022 में आया, और उस वक्त हमने 10,000 दिए। तो इनसे तो कहा ही नहीं जा रहा। और ये जो IMF से अभी वजीर आजम ने जो है फ्लड पैकेज की दरख्वास्त की है, तो गवर्नमेंट से बात हो रही है ना, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो मदद लेगी, तो मरियम को ऑन बोर्ड ले लें, ऑन बोर्ड लें ना उन्हें कि भाई हमने तो कर दी इमदाद की दरख्वास्त IMF से, और की जाती है क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है। अब रही बात मरियम साहिबा की, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप रिहेबिलिटेशन में उन्हें कोठी बना दें, लेकिन एक फर्स्ट रिलीफ की बात हो रही है और डेटा यूज करने की बात हो रही है। आप नहीं करना चाहती, नहीं करें, लेकिन आपसे तो कहा ही नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि इस पे आप कहेंगी मैं उंगली तोड़ दूं, कोई तनकीद करेगा, तो भी ठीक है कि आपको पता नहीं है कि जमहूरियत क्या चीज होती है। तो शैला साहब आप कह रही हैं कि ये तो तजावीज हैं, आपने मानी है, माने, कह दूं सही है। आपका पॉइंट ये है कि भाई ये तो तजावीज हैं शैला साहब जी, और ये जो आप ये कह रही है भाई ये तो तजावीज है, माननी है तो मानने, और अगर नहीं माननी है तो बुरा मानने की क्या बात है? आपका पॉइंट ये है मानने की क्या बात है, हम तो भाई लेकिन अगर कोई ये समझता है, अगर कोई ये समझता है कि CCI में तय की हुई बात को आप इसलिए उछालें इस वक्त कि आपकी नाअहली पे पर्दा डल जाए और लोग सुबाइयत की तरफ चल पड़े, तो CCI में तय हो या ना हो, पानी किसी का नहीं होता, पानी पे ये रिसोर्सेज हैं पूरे, सबका होता है, ना उसे दूसरा मुल्क रोक सकता है ना आप रोक सकती हैं। और चोलिस्तान के लोग पहले ही हाई कोर्ट लाहौर में गए। चलिए मुझे अब इजाजत दीजिएगा, मैं मर्जी ना इसका जवाब ले लूं ना शैला साहबा, ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, हम जवाब मसला ये हुआ है कि ये चलें, ये बातें तो हो गई पीपल्स पार्टी के एरिया में, तो आप इजाजत दीजिएगा ना, मैं जरा अली गौहर बलोच साहब से भी जवाब ले लूं ना शैला साहबा, सही है, मैं वापस आता हूं। लेकिन दो चीजें आज, जो एक तो नवीद का चले, यहाँ पर कोई शराफत और बदमाशी की बात तो है नहीं, तो आर्गुमेंट की लड़की अली गौहर बलोच साहब, एक तो नवीद कमर साहब ने आज कहा कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। अब अली गौहर बलोच साहब बड़ी ही सादा सी बात की है शैला साहबा ने, तो समझ आने वाली है। वो कहते हैं हमने तो आपको तजावीज़ दी हैं कि आप ये BISP का एक डेटा है, इसको इस्तेमाल करके दे दें, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। और नहरों वाला मामला, खैर उस पर तो अभी उनसे मैंने जवाब लेना है, लेकिन ओवरऑल क्यों इतनी तलखी, इतनी तेजी के साथ और इस हद तक बढ़ गई, आपके ख्याल में क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शैला रज़ा साहिबा बहन है, और जाहिर है कि वो जिस लबो लहजे के साथ गुफ्तगू कर रही थी, वो इंतहाई मुनासिब बातें उन्होंने काफ़ी हद तक की। और लेकिन बाई एंड लार्ज जो काफ़ी अरसा से पीपल्स पार्टी के बाकी जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो बहुत सख्त लहजे में बातें करते हैं, और बराह रास्त मरियम साहिबा पर, उनकी हुकूमत पर, उनकी हुकूमत के कामों पर
बिला जवाब तनकीद करना। और जाहिर है कि मैं खुद, एक बात उन्होंने खुद की है कि जब बंदा अलायंस में चल रहा हो तो फिर उसके भी कोई मैनर, कुछ एथिक्स होते हैं कि बंदे को एक दूसरे का लिहाज करना पड़ता है। ये अलग बात है कि हम नजरियाती तौर पर दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस वक्त तक हम वफाक में एक इत्तेहाद में बैठे हैं। मैं खुद कहता हूं कि उन चीज़ों का लिहाज होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से शैला रज़ा साहिबा बात कर रही हैं, इतनी सिंपल सारी बातें नहीं हैं। वो अल्फाज मरियम साहिबा के बारे में कहना, वो तरीके से तनकीद करना, जो इनके पंजाब में लोग हैं वो और तरीके से बातें करते हैं, जाहिर है। और मरियम साहिबा ने अपनी स्पीच में कहा, ये इत्तफाकन जो कल का उनका बयान है, मैं उधर मौजूद था, ये फैसलाबाद में वो जो ये इलेक्ट्रिक बसों का उन्होंने प्रोजेक्ट पंजाब में दिया है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए वो आई हुई थी, तो वहां पर ये उन्होंने गुफ्तगू की। देखिए, और उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं जवाब दे रही हूँ। तो जाहिर है कि, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है कि वो अपने उन लोगों को जो अखलाकियात से आगे जाकर तनकीद करते हैं और बिला जवाब तनकीद करते हैं, वो उन लोगों को भी तंबीह की कि उन लोगों को रोकें कि वो अपना तर्ज़े खिताबत जो है वो ये बात तो सब ठीक है ना कि BISP एक विफाकी प्रोग्राम है, एक विफाकी प्रोग्राम है, उसका डेटा इस्तेमाल करने में हर्जी क्या है? ये BISP को बार-बार आपको एक बात बना रही है मरियम साहबा, आपके ख्याल में इसमें कोई वजह है क्यों वो तनकीद कर रही हैं और इसका बुरा क्यों मान रही हैं कि BISP को, और जबकि फेडरल को कहा जा रहा है? नहीं, ऐसे नहीं, इतनी सिंपल बात नहीं है। देखिए, बात ये है कि जो सैलाब है वो बहुत बड़ी तबाहकारी हुई है, पंजाब की तारीख में इससे बड़ा सैलाब नहीं आया। बिलखसूस जनूबी पंजाब के इलाके जो मुतासर हुए वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए, आपने खुद भी कवर किए। उसके साथ साथ सिंध में भी जाहिर है इसके बड़े शदीद असरात हुए। अब देखें, जो हमने 3-3, 4-4 अपनी जो एजेंसीज हैं, जो 4-4 हमारे इदारे हैं जिनके जरिए हम सर्वेज हमने करवाए हैं, और उसके लिए जो इफेक्टिव हैं उन लोगों को हम इमदाद दे रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के अंडर नहीं आते, वो बिल्कुल उनकी लिस्ट ही अलग है। और ना सिर्फ हम उनको घरों के जिनके घर डिमोलिश हो गए हैं उनको अलग ग्रांट अनाउंस की है, जिनके जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं, जिनके जानवर गुम हो गए हैं या मर गए हैं, जिनके लिए हमने रेस्क्यू का बता रही थी शैला, रेस्क्यू प्रोग्राम तो हम कर चुके हैं। हम तो आज भी लोगों के घरों में अभी तक राशन पहुंचा रहे हैं, सैलाब उतर गया। हमने उस रिलीफ पैकेज में लोगों के जानवरों को चारा तक पहुंचा रहे हैं। मसला ये नहीं है, ये तो हो सकते हैं ना आर्गुमेंट्स, यानी आप अलायंस में रह के भी आर्गुमेंट्स देते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है ना, मसलन मुफ्त मशवरे अपने पास रखो, मैं जवाब देना चाहती हूँ, मैं जवाब देना तोड़ दूंगी, नहीं मैं जवाब देना चाहती हूँ, मैं जवाब दे, भीख नहीं मांगेगी प्लीज। तो मैं ये लबो लहजा ऐसा क्यों है? मैं अगर नहीं मेरा भाई जो है ना, ब्रेक लेना चाहता हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आके मैं आप दोनों के सामने रख देता हूँ कि ये तलखी आखिर बड़ी है तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए, वरना इतना सख्त लबो लहजा अलायंस के दरमियान तो नहीं होता। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला साहिबा, ये जैसा कि मैंने भी सवाल भी किया कि जाहिर है जब आप कोई एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अलायंस में भी होता है, यानी जो कोalition गवर्नमेंट्स हैं उसके दरमियान चीज़ें हो जाती हैं तो वो तो एड्रेस हो जाती हैं, लेकिन जो लबो लहजा मरियम साहबा इख्तियार कर रही हैं, ऐसा लगता है कि तलखी काफ़ी बढ़ गई है। यानी मुफ्त मशवरे ना दो, बिलावल मेरा छोटा भाई तो है लेकिन पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। आपके ख्याल में ये नौबत यहाँ तक क्यों आई है? अच्छा, अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरा भाई अली बहुत मुश्किल में है और उसको समझ नहीं आ रहा कैसे डिफेंड करूँ। तो आपके पास चौधरी मंजूर की और नदीम अफजल चंद की
नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें क्या लबो लहजा खराब है, उसमें क्या कहा गया है। हम तो वो बात भी नहीं कह रहे जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं, जो वकास बाकर ने कहा, जो हामिद मीर ने लिखा कि मैं जब गया तो किस तरह से मुझे रास्ते में टिकटॉकर्स जो थे वो तैयार थे और वो मुझे रोक रहे थे कि ये कवर ना करे, वो कवर ना करे। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट एनजीओ ने कहा कि ACDCs ने हम लोगों से सामान लिया और हमें खुदाफिज कर दिया, हमें नहीं मालूम हमारा सामान किधर गया। ये हम नहीं कह रहे, हमने कोई ताना ही नहीं दिया है आपको। हमने सिर्फ ये कहा है, हमें मालूम है कि जो लोग BISP में नहीं है वो भी उजड़ गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरे नुकसान में और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनके नुकसान में फर्क है। मैं कहीं से अपने आप के लिए कुछ पैसा ले लूंगी, मैं अपने दोस्त के यहाँ जाके चली जाऊंगी, अपने रिश्तेदार के चली जाऊंगी, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कम से कम इनको आप फर्स्ट रिलीफ दें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्क्यू, और मैं रिहेबिलिटेशन की बात नहीं कर रही कि आप घर बनाएंगे। पहले भी आया था 2022 में सैलाब, सिर्फ सिंध ने घर बना के दिए, आप बना लीजिएगा इस दफा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सिर्फ सिंध ने बनाया, आपने नहीं बनाए थे उस वक्त। और मैं कह रही हूँ एक जुमला निकाल के दे दे चौधरी मंजूर की और नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उंगली तोड़ने की बात हुई। कोई अपने मुखालिफिन की उंगली तोड़ता है ना, तनकीद पे ये धमकी देता है, वो भी एक वजीर आला के लेवल से। फिर आप चाह रही हैं कि चेयरमैन आपको जवाब दे कि तुम तो कुर्सी पे बैठे थे। भाई कुर्सी पे बैठा हुआ था, कैंप में गया था, लोगों ने कुर्सी दे दी, आपके लोगों को तो अभी तक कैंप भी नसीब नहीं है, सड़कों पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, तो ये भी जवाब हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बातें करेंगी तो फिर हम तो जर्नलिस्ट की बातें नहीं कर रहे। असल बात यह है कि ये बातें हो क्यों नहीं है। एक ऐसी बात है जो कि खुद ही उस मीटिंग में मौजूद थी, CCI की, उसमें ये बात हो गई। ये इसलिए हो रही है कि ये वक्त इंतहाई रिलीफ का था, उसको आपको समझ आ रहा है कि आपको उससे नहीं संभल सका, आप हमारा ध्यान इधर लगाना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि चेयरमैन इन बातों में उलझे, आप चाह रहे हैं कि लोगों में एक सुबाइयत हो जाए, जाग पंजाबी जाग वाला माहौल हो जाए। ऐसा नहीं है। हम खुद आते हैं पंजाब में, हमसे लोग बहुत मोहब्बत से मिलते, बहुत प्यार से मिलते हैं। इस बातों से, आपकी घटिया सियासत से ये माहौल नहीं होगा और चेयरमैन किसी बात का जवाब नहीं देगा इस तरह से। लेकिन ये आप बात याद रखें, सिंध में पीपल्स पार्टी हो नहीं हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो नहीं हो, सिंध के अवाम पानी पे सौदा नहीं होने देंगे। एक दफा चश्मा लिंक कैनाल बन चुका है हमारी मर्जी के बगैर, जिसको कहा गया था सरप्लस कंडीशन में चलेगा, वो हर पानी वाली बात जो ना, ये ज्यादा इस सारे मामले में करती हैं, सबसे सेंसिटिव पॉइंट यही है शैला साहबा कि क्योंकि उनका पॉइंट बड़ा सादा है। वो कहती हैं कि जी हमारा पानी है, हम चोरी नहीं कर रहे, हम अपने हिस्से के पानी में से नहर निकालें, जो मर्जी निकालें। आपको इस पर मैं जवाब देता हूँ, लेकिन ये जो आपने वाली बात की है, इसमें ये काफी माकूल बात नजर आती है। एक मिनट शैला साहबा, एक मिनट, हमारा मैं वापस आता हूँ, अपने भाई को भी मौका देना, हमने कहा मेरे भाई हैं। नहीं, मैं जवाब दे देती हूँ। मेरा सूबा सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, मेरा सूबा सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, मेरे सूबे में पोर्ट है, मेरे सूबे की जो सड़कें उससे हम वहां नहीं आने देंगे। पहले आप हमारा मोटरवे कंप्लीट नहीं करती हैं सक्खर से पेशावर तक का, और है ना मेरा सूबा जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है मैं वफाक को नहीं दूंगी। फिर ये बात हो जाए। इसका जवाब तो यही है ना कि अगर सिंध की तरफ किया, आप बोलते रहते हैं सिंध पे, पंजाब में बारिश हुई, गुजरात, फैसलाबाद और सियालकोट सब डूबा, और सिंध में कराची में 4 घंटे में पानी निकल जाता है, लेकिन उसको सारी दुनिया करती रहती है। हम तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमें मालूम है कि हमने 100 से ज्यादा डैम बना लिया, हमें मालूम है हमने बिजली प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, दोनों बातें, लेकिन इसमें देखें, मैं एक चीज अली गौर बलोच साहब 2 बातें बता दें। एक तो देखें, ये तय हुआ था ना कि नहरों वाला मामला CCI में डिस्कस होगा, तो अब जब CCI में डिस्कस होना है तो फिर इसको जलसों में क्यों लाया गया? एक तो बात ये। दूसरी बात यह है कि देखिए 10 लाख रुपए जब आप घर बनाने के लिए देंगे तो तब देंगे, लेकिन आज जब लोगों को खाने की जरूरत थी, खुराक नहीं मिल रही थी, तो उस वक्त उनके लिए 10,000 रुपया भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। हर्जी क्या था कि BISP के जरिए आप 10,000 रुपए लोगों को दे देते, क्या आज था इसमें? देखें, जो वो प्रोग्राम है वो अपनी जगह पर चल रहा है, और किसने रोका है कि उस प्रोग्राम के तहत पैसे ना दे? पीपल्स पार्टी आए, पीपल्स पार्टी अपने प्राइवेट कैंप लगाना चाहती है, वो लगाए, किसने इनको रोका है कि वो ना आए? लेकिन सैलाब के ऊपर माजरत के साथ सियासत मत करें। सैलाब में जो इस वक्त मैंने आपको बताया है, मेरी बात सुन लेना, मैंने खामोशी के साथ सुनी, मेरी भी गुजारिश सुन लें। ग्रास रूट लेवल पर
हर तबके के लोगों को आज के दिन तक भी सैलाब से मुतासरा लोगों को राशन दिए जा रहे हैं। जो रिलीफ कैंप हैं वो अलग बने हैं, जो रेस्क्यू कैंप हैं वो अलग बने हैं, जानवरों को चारा तक भी दिया जा रहा है। आज भी मेरी कंस्टिट्यूएंसी में भी सैलाब आया है, वहां पर आज भी राशन तकसीम हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हो रहा है और उन लोगों को दिया जा रहा है जो उससे मुतासर हुए। आप कैसे कहते हैं कि वो, आप कहते हैं 10,000 रुपए एक दिन में बलोच साहब, इसमें बड़े बात मसले में डिबेट का टाइम नहीं है, लेकिन मैं खुद होकर आया हूँ, ठीक है? तो नहीं, आज के दिन तक भी राशन तकसीम किया जा रहा है, ये नहीं आप कह सकते कि वो काम नहीं हो। दूसरी बात ये है कि रिहेबिलिटेशन का काम झोपड़ी वाले को भी उसी तरह के हकूक में असर है, जिसका घर पक्का है उसको भी वही हकूक है, झोंपड़ी वाले की भी मदद उसी तरह की जाएगी, उसकी झोंपड़ी की बजाय भी उसको घर बना के दिया जाएगा, जिसका घर मुतासर हुआ है उसको भी नया घर बनाकर दिया जाएगा। लेकिन रिहेबिलिटेशन पर तो टाइम लगता है। आपका ये कहना कि कैंप नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कैंप नहीं बनाए गए। हाँ, जब सैलाब था, सैलाब बहुत ज्यादा था, इसके साथ आप कहें कि पानी, हाँ बिल्कुल तमाम, एक मिनट मेरी एक आखिरी बात सुन लें एक सेकंड के लिए। आप कह रहे हैं कि भाई आपके सूबे से गैस निकलती है, आपके सूबे से हम ये कहते हैं, हम कब कहते हैं कि जो चीजें जो बिल्कुल हमारे जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में तकसीम होती है, पानी हो, गैस हो, वो उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने सूबे का पानी इस्तेमाल करने के लिए नहरें बनाएं तो आपको पंजाब की आवाम की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। पंजाब की आवाम से ये बदला तो ना लेना कि अगर वहां से आपकी सीट्स कम है, आपको नहीं मिली, तो आप कहें कि जनाब वो सिंध का जो वो पानी है। हम कब कहते हैं? हम कहते हैं कि जो सिंध का हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। अगर किसी जगह पर आप पानी पे समझते ज्यादती हुई है तो उसका फॉरम मौजूद है, उस पर बात कर लें, लेकिन पंजाब की नहरों को मत रोकें। पंजाब के अवाम का भी उतना ही उस पानी पे हक है जो उनको मुयस्सर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शैला रज़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।